बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 वेव्स। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 वेव्स। इसमें हम देखेंगे वेव्स क्या होती हैं, उसकी टाइप्स के बारे में और उनकी डिफरेंट वाइब्रेशंस के बारे में, और इसके अलावा बहुत सी छोटी छोटी टर्म्स जो कि इस पूरे चैप्टर में हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, तो उनको आज हम थॉरली डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं कि वेव क्या होती है। अगर हम वेव की डेफिनेशन लिखें तो अगर हमारे माइंड में यही चीज़ आती है कि वेव जो होती है ना, ये हमारे पास किसी भी जब भी हम कोई भी मीडियम लेते हैं उसमें हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉन्ड है, तालाब है, उसमें हम पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, वो हमारे पास वो डिस्टर्बिंग मीडियम है। ठीक है, हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया मीडियम को। ठीक है, तो जब हम उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और ये हमने बहुत जगह नोटिस भी किया होगा। हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन हम इसकी ऐसे भी कर सकते हैं कि वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। ठीक है, मतलब ये है कि वेव्स हमारे पास, जब भी हमारे पास वेव्स का नाम आएगा हमने यही देखना है कि हमारे पास जो वेव्स हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती हैं। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि जब हमारे पास कोई भी म्यूजिशियन कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाता है, लाइक गिटार बजाता है, तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो किसी भी रिसीवर के कानों तक पहुंच रही हैं और वो उस साउंड को सुन रहा है। ठीक है, तो वो हमारे पास जब वो हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमारे कानों को एक म्यूज़िक सुनाई देता है, सेंसेशन ऑफ म्यूज़िक प्रोड्यूस होती है। तो यही चीज़ है कि अब जो गिटार से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और हमें पता है कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड जो है वो एनर्जी के एक फॉर्म है। तो अब ये गिटार से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो साउंड की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, और वो ट्रांसफ़र हो रही है। मीडियम ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। अब गिटार पूरा ट्रांसफ़र नहीं होता, वो हमारे पास मीडियम है तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है जो कि उसके गिटार से प्रोड्यूस हो रही है। तो जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी हमारे कानों तक, वो क्या पहुंच रही है, एनर्जी पहुंच रही है साउंड वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास वेव्स वही होती हैं कि जिससे हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र हो लेकिन मैटर ट्रांसफ़र ना हो। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है वेव्स के बारे में कि वेव्स एक ऐसी चीज़ है जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है और मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करता। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आगे डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं वेव्स की। ये कॉन्सेप्ट था वेव्स के बारे में। होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ वेव्स की। ठीक है, अब हमारे पास जो वेव होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं मेन। एक होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आगे इनकी भी फर्दर टाइप्स होती हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकेनिकल वेव क्या होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं। सब बात करें अगर मैकेनिकल वेव की, तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव होती हैं जिनको प्रोपागेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी वेव है, अगर उसने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना है तो क्या होता है, अब हमने पीछे पढ़ा वेव की डेफिनेशन पढ़ी कि वेव क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। तो कोई ऐसी चीज़ है जिसने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है, लेकिन उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत है। ठीक है, जब किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मीडियम की ज़रूरत है, तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। और इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है वाटर वेव्स की या फिर साउंड वेव्स की। अब हम साउंड वेव की बात करें तो वैक्यूम की बात करें, खला में बात करें, तो वहाँ पे हमारे पास ट्रांसफ़र नहीं होती है, साउंड ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। वो इसलिए कि वहाँ पे खला में एयर मौजूद नहीं है। जब भी साउंड को ट्रैवल करना होगा, साउंड एनर्जी को ट्रैवल करना होगा, तो उसे कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर होता है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, कोई भी मीडियम हो। तो अब यहाँ पे मेरी आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है, तो यहाँ पे ये मेरे और आपके दरमियान एक मीडियम है, एयर है। ठीक है, अब वो एयर के ज़रिए वेव्स ट्रांसफ़र हो रही हैं। और अगर यहाँ की जगह अगर वैक्यूम की बात की जाए तो वहाँ पे एयर नहीं होती है, तो यानी मीडियम नहीं होगा तो साउंड भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो कोई ऐसी वेव जिनको कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर होता है, तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट केस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एक सेकंड क्लास है और ये ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई वेव है तो उसको अगर उसे एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है तो किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मीडियम होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो लाइट वेव्स आती हैं, अब सूरज की रोशनी हम ज़मीन तक पहुंच रही है, अब इसको ज़मीन तक पहुंचने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में वो पहुंच जाएगी ज़मीन तक, ठीक है। अगर मीडियम होगा तभी पहुंच जाएगी, नहीं होगा तभी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी तरह हीट वेव्स की बात की जाए, एक्सरे की बात की जाए, तो इन सब को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, मैकेनिकल वेव का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। मैकेनिकल में आप लोग ने याद रखना है कि हमें मीडियम की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मेन डिफरेंस था इन दोनों का। अब हम बात करते हैं, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पढ़ी और मैकेनिकल वेव्स भी पढ़ी, ठीक है। तो अब हम इनकी फर्दर डिवीजन करते हैं। मैकेनिकल वेव्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं दो टाइप्स में, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स को हम प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं, यानी ऐसी वेव्स जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं बाय मूविंग अवे फ्रॉम द डिस्टर्बेंस, ठीक है। अपने डिस्टर्बेंस मतलब एक पॉइंट है जहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। हमने एग्जांपल ली थी वाटर की, एक पॉन्ड है, उसमें हमने कोई भी पत्थर फेंका तो उसमें वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई, और जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं उससे अब एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर है। वो वाटर वाटर जिससे वेव्स ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो वाटर क्या होगा, हमारे पास एक मीडियम होगा जो कि उसकी प्रोपगेशन में हेल्प आउट करेगा। तो ये हमारे पास जो वेव्स, वाटर वेव्स हैं, ये हमारे पास थी मैकेनिकल वेव्स। तो यानी ऐसी वेव्स जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं बाय मूविंग अवे फ्रॉम द डिस्टर्बेंस से दूर हटते हुए अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स या फिर मैकेनिकल वेव्स। और इसको हम क्लासीफाई करें तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। एक होती हैं ट्रांसवर्स वेव और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखें मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव की। तो यहाँ पे दो आदमियों ने एक रस्सियों को पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ एक बंदा, अगर ये जो फर्स्ट पर्सन है, अगर इस रस्सी को झटका दे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, उस जो रस्सी में वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब वो वेव जब वो झटका देगा तो क्या होगा, वो वेव ऐसे ट्रांसफ़र करेगी, मतलब इस डायरेक्शन में दूसरे पर्सन की तरफ ट्रांसफ़र करेगी। तो जब भी वो ट्रांसफ़र करती हुई दूसरे पर्सन के हैंड तक पहुंचेगी तो उसको भी एक झटका महसूस होगा, एक जर्क महसूस होगा। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन था उसने एक एनर्जी ट्रांसफ़र की जो कि वेव्स की फॉर्म में दूसरे पर्सन के हैंड को फील हुई, ठीक है, वो जर्क की फॉर्म में फील हुई ना उसको। तो क्या हुआ कि एक एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हुई है दूसरे पर्सन तक इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो ये ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव या फिर मैकेनिकल वेव्स। सो सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव। हम देखेंगे कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम आर डिस्प्लेस्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब भी वेव ट्रांसफ़र होती है तो उसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम भी ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ट्रांसफ़र होंगे तभी तो वेव प्रोड्यूस होगी ना। तो जब भी हमारे पास वेव प्रोड्यूस हो रही है, अब हमें पता है कि वेव की डायरेक्शन किस साइड पे है, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो वेव की डायरेक्शन है और जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन है आपस में प्रीपेंडिकुलर है, तो उसके रिजल्ट में जो वेव प्रोड्यूस होंगे उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब इसको हम मज़ीद एक एनिमेशन से समझते हैं। अब यहाँ इस एनिमेशन में देखें, अब इस एनिमेशन में जो डॉटेड लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इस डायरेक्शन में वेव ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। और अब ये जो इस वेव के ऊपर जो पॉइंट डॉटेड है, अब इनमें से एक को देखें गौर से, तो हमें पता चलेगा कि ये पॉइंट आगे मूव नहीं कर रहे बल्कि उधर ही ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। अगर इस एक पॉइंट को नज़र में रखें और उसको देखें तो वो पॉइंट आगे मूव नहीं कर रहा बल्कि उसी जगह पे ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो अब ऊपर नीचे जो मूव कर रहा है और जो वेव की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास प्रीपेंडिकुलर है, मतलब एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे, और जबकि हमारे पास ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, तो दोनों यानी वाई एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे। तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के प्रीपेंडिकुलर हैं। तो इस किस्म की जो वेव्स होती हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं और जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है ये आपस में प्रीपेंडिकुलर हो। तो जब ये प्रीपेंडिकुलर होगी तो उसके रिजल्ट में जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। मैकेनिकल वेव की सेकेंड टाइप हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास जो हमने पहले पढ़ी है ट्रांसवर्स वेव, उसके बिल्कुल ऑपोजिट ही कह सकते हैं हम। सो इसकी डेफिनेशन देखिए तो हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दोज इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम हैव डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब हमने वहाँ पे बात की थी कि वो आपस में प्रीपेंडिकुलर होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वेव की डायरेक्शन है और जो पार्टिकल ऑफ मीडियम की डायरेक्शन है ये बिल्कुल पैरेलल होगी,
ठीक है, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव्स, ठीक है, उसके अलोंग ही होगी। तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको भी हम एक एनिमेशन से समझते हैं। अब यहाँ पे हम देखें इस एनिमेशन में, तो हमारे पास जो वेव ट्रांसफ़र हो रही है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे वेव जो ट्रांसफ़र हो रही है एक्स एक्सिस के अलोंग हो रही है, लेकिन जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है उनकी हम एक पार्टिकल को अगर हम नोट करें, लाइक हमारे पास ये जो रेड डॉटेड हमारे पास पार्टिकल ऑफ मीडियम है, इनको हम गौर से देखें तो हमें मालूम होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये आगे को मूव नहीं कर रहे, बल्कि ये टू और फ्रो मोशन कर रहे हैं, ठीक है। ये आगे जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, आगे पीछे, ऐसे इनका सीक्वेंस चलता जा रहा है और हमें ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, लेकिन ये असल में मूव नहीं कर रहे। हर पार्टिकल आगे जाता है और उसी तरह पीछे वापस आ जाता है, मतलब टू और फ्रो मोशन है इनकी। अब ये जो टू और फ्रो मोशन है और जो वेव की मोशन है ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव भी मूव कर रहे हैं। तो अब ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव्स, यानी पार्टिकल और उसकी जो वेव्स की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अलोंग है, तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो होप सो इनसे आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं। ट्रांसवर्स वेव हमारे पास हमने देखा कि हमेशा प्रीपेंडिकुलर होंगी, उनमें जो पार्टिकल हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव के बिल्कुल प्रीपेंडिकुलर होंगे, लेकिन यहाँ पे केस ऑपोजिट है, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव होंगे। तो ये मेन डिफरेंस था इन दोनों वेव्स का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं पीरियडिक वेव्स। पीरियडिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें हमारे पास कंटिन्यूस पैटर्न होता है। जब भी कोई वेव ट्रांसफ़र होती है तो उसके अंदर हमारे पास एक कंटिन्यूस पैटर्न होता है, उसको हम बोलते हैं पीरियडिक वेव्स, जिससे हम उसकी वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड और ये डिफरेंट टर्म्स हैं, हम इनको डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेव है, वो इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है और इसी पॉइंट पे आके एंड हो गई, इसी तरह वेव ट्रांसफ़र होती है। अब सेकंड वेव जो हमारे पास स्टार्ट हुई है वो इसी पॉइंट से हुई है और इसी पॉइंट पे आके एंड होगी, और थर्ड जो होगी वो भी इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करेगी। अब हमारे पास ये कंटिन्यूस पैटर्न बन रहा है, एक पॉइंट से ये स्टार्ट होती है उसी पॉइंट पे आके एंड, और देन हमारे पास सेकंड भी उसी तरह होती है और थर्ड भी उसी तरह। तो ये कंटिन्यूस पैटर्न के अलोंग जो है हमारे पास जो वेव है वो मूव कर रही है, तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं पीरियडिक वेव्स। और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल अगर की बात की जाए तो हमारे पास जो मैस स्प्रिंग सिस्टम होते हैं, हमने चैप्टर नंबर 7 में देखा कि हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम होता है, उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो इसी डायरेक्शन में होती हैं, बिल्कुल यही पैटर्न होता है। तो वो वेव्स भी क्या कहलाती हैं, पीरियडिक वेव्स कहलाती हैं, मतलब ऐसी वेव्स जो कि एक कंटिन्यूस पैटर्न को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, एक रेगुलर और कंटिन्यूस पैटर्न को फॉलो करेंगे, उनको हम बोलेंगे पीरियडिक वेव्स। अब हम नेक्स्ट इसको देखते हैं कि ट्रांसफर्स में पीरियडिक वेव्स कैसे होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल में पीरियडिक वेव कैसे होती हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने पीरियडिक वेव की बात कर दी, अब हम इसको पीरियडिक वेव्स को देखेंगे ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव में। ट्रांसवर्स हमने पढ़ा कि हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, और इसके अलावा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव होती है वो आपस में क्या होती है, प्रीपेंडिकुलर होती है। तो अब हमारे पास ये जो वेव ड्राइव की हुई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, मैस स्प्रिंग सिस्टम है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास जो वेव है ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है। अब यहाँ पे ये पीरियडिक वेव है, हमने पहले भी बात की कि मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमारे पास पीरियडिक वेव प्रोड्यूस होती हैं, मतलब एक रिपीटिंग रेगुलर पैटर्न में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिसको हम ट्रांसवर्स पीरियडिक वेव में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है क्रस्ट। अब कोई भी वेव प्रोड्यूस होती है तो क्रस्ट हमारे पास, क्रस्ट और ट्रफ ये दोनों हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं। अब हमारे पास हम ये वेव देख रहे हैं, तो हमारे पास क्रस्ट एक ऐसा पॉइंट है कि हमारे पास अब ये जो दरमियान वाली लाइन है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब यहाँ से ये वेव, कोई भी वेव है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से ही स्टार्ट होती है। अब जब भी कोई वेव इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट होगी और एक मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी, अब यहाँ पे इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है जो कि उसने पॉजिटिव कवर की है, ठीक है। अब हम, क्योंकि हम पॉजिटिव मैंने इस वजह से कहा क्योंकि ये उसका ऊपर की तरफ डिस्टेंस है, ठीक है। और इसके बाद दोबारा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आई, वापस आने के बाद वो दोबारा से डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन नेगेटिव डिस्टेंस कवर करती है। ऊपर वाले डिस्टेंस को मैंने पॉजिटिव बोला और नीचे वाले डिस्टेंस को नेगेटिव डिस्टेंस बोले। तो अब हमारे पास ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जो कि एक वेव कवर कर रही है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, मैक्सिमम डिस्टेंस को। और अगर कोई वेव नेगेटिव डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस है लेकिन वो नेगेटिव है
ऑपोजिट है पॉजिटिव के, तो वो हमारे पास चीज़ होगी ट्रफ। तो नीचे वाला जो पॉइंट होता है उसको हम ट्रफ बोलते हैं, और जो ऊपर वाला पॉइंट होता है जो पॉजिटिव डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। और ये दोनों पॉइंट्स होते हैं, ये दोनों मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमारे पास क्रस्ट जो है वो अबव होता है और जो ट्रफ होता है वो बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज़ द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास बाय ईच सेकंड एंड इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज। अब हमारे पास एक वेव ट्रांसफ़र कर रही है। अब भी कह रहे हैं कि हमारे पास एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स किसी भी पॉइंट से पास होंगी। अब हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, उसमें हमने देखना है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स ट्रांसफ़र हो रही हैं। अब वो जितनी वेव एक सेकंड में ट्रांसफ़र होंगी ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब हमारे पास ये एग्जांपल है। ठीक है, ये हमारे पास ये पॉइंट है। अब यहाँ पे ऊपर वाली अगर बात करें तो हमारे पास एक वेव कंप्लीट हो रही है यहाँ तक। ठीक है, एक वेव, दो वेव, यहाँ तक तीन वेव, और ये चार वेव। मतलब ये है कि हमारे पास ये एक ख़ास पॉइंट है, और यहाँ पे हमारे पास यानी ये जो यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक सेकंड कवर हो रहा है। ठीक है, अब इस एक सेकंड में हमारे पास चार वेव्स ट्रांसफ़र हो रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास यानी इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 4 हर्ट्ज़, फ़र्ज़ कर लें। ठीक है, हमारे पास 4 हर्ट्ज़ है। अगर हम नीचे जाएं तो हमारे पास नीचे जो वेव ट्रांसफ़र हो रही है वो 1, 2 और ये हमारे पास आगे जाके 3 हो जाती है। मतलब ये है कि इस टाइम पीरियड पर मतलब एक सेकंड में हमारे पास 2 वेव ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो जो हमारे पास नीचे है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 हर्ट्ज़ कह सकते हैं हम। तो हमारे पास अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ऊपर वाली जो वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और जो नीचे है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास डिटरमाइन करती है कि हमारे पास एक सेकंड में एक पॉइंट्स में कितनी वेव्स ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन टू द टॉप ऑफ अ क्रस्ट और द बॉटम ऑफ द ट्रफ। अब हमने पीछे क्रस्ट और ट्रफ की बात की कि हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ दो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं। क्रस्ट हमारे पास पॉजिटिव होता है और ट्रफ हमारे पास नेगेटिव पॉइंट होता है। अब हमारे पास वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक इक्विलिब्रियम सेंटर लाइन होती है। अब ये जो सेंटर वाली लाइन है, यहाँ से लेकर जो हमारे पास क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, और जो ट्रफ तक का डिस्टेंस है, अब ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहाँ से क्रस्ट तक का डिस्टेंस और वहाँ से ट्रफ तक का डिस्टेंस, और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं। तो ये जो चीज़ है ये उसकी एम्पलीट्यूड शो करती है। तो ये हमने कुछ टर्म्स देखी हैं, क्रस्ट देखा है, ट्रफ देखा है, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी की बात की है कि एक सेकंड में, अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है ना उसमें सेकंड जो है ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको हमने नहीं छेड़ना, हमने एक सेकंड को तो हिलाना भी नहीं है। एक सेकंड में जितनी भी लाइंस पास होंगी ना, जितनी वेव्स पास होंगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने एम्पलीट्यूड की बात की और ये रिलेट करा था कि हमारे पास जो क्रस्ट और ट्रफ का कितना डिस्टेंस है, तो वो चीज़ हमें उसका एम्पलीट्यूड बता देती है। उसके बाद आता है हमारे पास टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड इज़ द टाइम टेकन बाय अ कंप्लीट साइकिल ऑफ अ वेव टू पास अ पॉइंट। अब एक वेव है उसने पास करना है, तो उसको पास करने के लिए, एक वेव को पास करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा, जितना टाइम भी रिक्वायर होगा ना वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। अब ये और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी में हमने देखा था कि जो 1 सेकेंड है वो कांस्टेंट है, वो नहीं हिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वाइब्रेशन ऑफ अ वेव कंप्लीट होनी चाहिए, साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, टाइम जितना मर्जी लगे। इसमें हमने सेकंड को कांस्टेंट नहीं रखना, टाइम जितना मर्जी लगे लेकिन हमारे पास जो साइकिल है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो जितने मर्जी टाइम में एक साइकिल कंप्लीट होगा तो वो जो टाइम है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अगर हम इनके रिलेशनशिप की बात करें तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब ये है कि अगर टाइम पीरियड इंक्रीज़ होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो टाइम पीरियड डिक्रीज़ होगा। तो ये हमारे पास इनका रिलेशनशिप होता है और ये इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है वेव लेंथ। अब वेव लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रस्ट, कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज़ द सेम ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ रोप। अगर हम एक रोप की बात करें, रस्सी की बात करें, और वो मूव करिए इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है, तो हमारे पास हम एक वेव ड्राइव करते हैं, ये हमारे पास एक वेव है। अब हमारे पास हमने पीछे पढ़ा कि ये जो ऊपर मैक्सिमम पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और नीचे वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ट्रफ।
अब वो कह रहे हैं कि दो क्रस्ट, यानी एक ये क्रस्ट और दूसरा क्रस्ट ये हो गया, ये दोनों आपस में कंजेक्टिव क्रस्ट हैं, यानी एक क्रस्ट के बाद दूसरा क्रस्ट जो फ़ौरन आ रहे हैं उनको आपस में कंजेक्टिव क्रस्ट बोलते हैं। अब इन दोनों कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साइन के साथ। किसी भी वेव में दो क्रस्ट या फिर दो ट्रफ, यानी अब हम दो ट्रफ की बात करें तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी वेव में दो पॉइंट्स की, चाहे वो क्रस्ट के हों या चाहे वो ट्रफ के हों, तो जब भी उनकी बात करेंगे तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम वेवलेंथ बोलेंगे, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा के साथ, और एक ग्रीक लेटर है लैम्डा, और इसको हम रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा के साथ। तो अब हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो क्रस्ट हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास लैम्डा है, यानी वेवलेंथ है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है वेवलेंथ की कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ। नेक्स्ट हमारे पास है वेव स्पीड, यानी किसी भी वेव की हम स्पीड की बात करें तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं। तो जो वेव स्पीड होती है ना, इसको हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक वेव है वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ऐसे ही होता है ना, स्पीड की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि एक टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो चीज़ उसकी स्पीड कहलाती है। तो इसका अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो हमारे पास होता है v=d/t। अब ये जनरल फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डी है वो हमारे पास है डिस्टेंस, और यहाँ अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हमने पहले देखा था कि हमारे पास एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास लैम्डा होता है, यानी वेव लेंथ होती है। तो यहाँ अगर हम वेव की बात करेंगे तो हम लैम्डा यूज़ करेंगे, और ये जो टी है ये क्या है, टाइम पीरियड। और हमने पीछे टाइम पीरियड की बात भी की कि हमारे पास एक जो साइकिल कंप्लीट होता है वो जितने टाइम पे में होता है तो उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये हम यहाँ पे हमारे पास टी की जगह टाइम पीरियड इस्तेमाल करेंगे और डी की जगह हम लैम्डा इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास जो सिचुएशन आएगी वो कुछ इस किस्म की आएगी, v=λ/t। अब हमें पता है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशनशिप देखा तो वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल था। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी =1/t, तो मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हमारे पास जो फाइनल v की इक्वेशन अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखें तो हमारे पास बनेगी v=f λ, यानी ये जो 1/t है इसकी जगह हम f पुट कर देंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी यानी वेव की स्पीड आ जाएगी वो v=f λ। यानी हम किसी भी वेव की स्पीड को मेजर कर सकते हैं अगर हमें उसके क्रस्ट का डिस्टेंस और उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम हो। अगर हमें इन दोनों की का प्रोडक्ट फाइंड कर लें तो हमें वेव की स्पीड मेजर हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट था वेव स्पीड का। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी जो कि हमने ट्रांसवर्स पीरियडिक वेव में डिस्कस की हैं। तो उसके बाद अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल पीरियडिक वेव्स, यानी हमने पीरियडिक वेव को ही देखना है, यानी हमारे पास जो एक पैटर्न है, रेगुलर पैटर्न है, उसको देखना है, लेकिन अब हमने लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में देखना है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल पीरियडिक वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल पीरियडिक वेव में हमारे पास दो टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है कंप्रेशन, दूसरा होता है रेयरफैक्शन। कंप्रेशन की बात करें तो हमारे पास अब इस डायग्राम में हमारे पास नज़र आ रहा है कि हमारे पास कुछ पार्टिकल्स, अब ये इन पार्टिकल्स की बात करें, इन पार्टिकल्स की बात करें, इन पार्टिकल्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस फॉर्म में है। ठीक है, मतलब ये पार्टिकल्स आपस में बहुत क्लोज हैं आपस में। ठीक है, इस जगह पर जो इनकी डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, तो जहाँ पे माली पार्टिकल्स जो हैं आपस में इकट्ठे होंगे और उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे कंप्रेशन। सो एज़ कम्पेयर टू रेयर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो रेयर फ्रैक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास कोई भी पार्टिकल्स है उसकी जो डेंसिटी है वो एकदम से कम हो जाती है। अगर पार्टिकल की डेंसिटी कम हो जाती है या फिर हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तो उस पॉइंट्स को हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमारे पास जो पॉइंट है, ये लाइन है, यहाँ पे पार्टिकल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो दरमियान वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल की डेंसिटी बहुत कम है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो ये दो टर्म्स हैं जो कि सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल पीरियडिक वेव में इस्तेमाल होती हैं। हमने ट्रांसवर्स की बात की तो हमने वहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ को पढ़ा था,
और यहाँ पे हमने बात की है कंप्रेशन की और रेयरफैक्शन की। तो ये जो क्रस्ट और ट्रफ हैं ये रिलेट करते हैं ट्रांसवर्स के साथ, और जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है ये हमारे पास प्योरली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट था पीरियडिक ट्रांसवर्स वेव का और पीरियडिक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में हमने वेव्स की कॉन्सेप्ट के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, उनकी टाइप्स की सब टाइप्स के बारे में स्टडी किया और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनकी फर्दर इनके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।